नमस्कार, मैं हूं विनय आपके साथ। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे हादसे का मंगलवार सिस्टम पर सवाल। केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का एक हेलीकॉप्टर कल पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद केदार घाटी में हेली सेवाओं को बंद किया गया, जबकि इस दुखद घटना के बाद से केदार घाटी के साथ ही पूरे राज्य में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने इस दुखद हादसे की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन कैसे मिल जाती है और कौन देता है ये जो परमिशन है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मंगलवार को आर्यन कंपनी के साथ सीजर हेलीकॉप्टर ने 6 यात्रियों के साथ केदारनाथ से गुप्तकाशी स्थित नाला हेलीपैड के लिए उड़ान भरी। इसी बीच 3 मिनट के अंतराल में ही गरुई चट्टी के पास सुबह 11:30 बजे करीब हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराते हुए क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर वापस लौट रहा था। केदारनाथ से 2.5 किलोमीटर पहले ही ये हादसा हुआ। जिस रास्ते पर यह हादसा हुआ वो केदारनाथ धाम का पुराना रास्ता था। घटना में सभी 7 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर गरुई चट्टी की पहाड़ी से टकरा गया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। पायलट को एयर रूट नहीं दिखाई दिया और हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा गया। वहीं घटना के बाद सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद रहीं। लगातार हो रही बारिश और फॉग लगने की वजह से हादसा हुआ। इस दौरान यूकाडा के सीईओ सी रविशंकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुंबई की हादसे की वजह खराब मौसम रहा। उन्होंने कहा है कि पायलट की कॉल के अनुसार उस वक्त मौसम उड़ान भरने लायक था। अचानक बिगड़े मौसम के कारण और पहाड़ी पर बादल छाए रहने के कारण हादसा हुआ। बता दें कि हादसे में 3 लोग गुजरात के रहने वाले, गुजरात, एक कर्नाटक, एक मुंबई, एक झारखंड। तो परमिशन नहीं देते हैं, वो मौसम को जो है देखते हुए पायलट कॉल लेते हैं कि आगे फ्लाई कर सकते हैं या नहीं करके। तो इसमें जो है जो अचानक मौसम खराब होने के कारण घटना हुआ है। अदरवाइज इसमें विजिबिलिटी को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्ट करना या कोई अलाउ करने का कोई सिस्टम नहीं है, वो पायलट्स अपने कॉल लेते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केदारनाथ से वापस आ रहे हेलीकॉप्टर के गरुई चट्टी के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख व्यक्त करते हुए हादसे पर गहरी संवेदना जताई है। केदारनाथ से वापस आ रहा हेलीकॉप्टर का गरुड़ चट्टी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस हृदय विदारक हादसे पर मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। मुझे इससे बहुत बेहद दुख है। उक्त हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 7 आदमी सवार थे, जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु की सूचना प्राप्त हो रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने केदार घाटी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि खराब मौसम में हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत क्यों दी गई। धस्माना ने कहा है कि हेलीकॉप्टर ने खराब मौसम में उड़ान क्यों भरी। इसकी जवाबदेही केवल शोक और दुख व्यक्त कर नहीं हो सकती। खराब मौसम में इसे उड़ान की कैसे इजाजत दी गई, इसकी जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए और कार्यवाही की जाए। देखिए, आज का जो हेलीकॉप्टर हादसा केदारनाथ में हुआ उसमें 7 लोगों की जान गई। 2 पायलट, 5 यात्री उसमें हताहत हुए। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ने की इजाज़त किसने दी, टेक ऑफ की इजाज़त किसने दी?
क्या ये जो हेली कंपनीज हैं इनमें प्रतिस्पर्धा पैसे कमाने की, कैसा भी मौसम हो उड़ जाए, बर्फबारी हो रही थी, बारिश का मौसम था और ख़राब मौसम में वो यात्रियों को लेकर के हवाई जहाज उड़ा, हेलीकॉप्टर उड़ा, कौन इसका जिम्मेदार है? इस जिम्मेदारी को तय करना पड़ेगा पर्यटन मंत्रालय को, और जो सिविल एविएशन हमारा मंत्रालय है राज्य का और केंद्र का भी, उनको देखना पड़ेगा किन लोगों को आप इजाज़त दे रहे हैं यहाँ फ्लाई करने की, किन कंपनीज को आप इजाज़त दे रहे हैं यहाँ पर यात्रियों को लाने की, ले जाने की, छोड़ने की। ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और चिंताजनक हैं। चिंता की बात है कि मानकों का उल्लंघन कर हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, जिससे तीर्थ यात्रियों की जान पर भी बनी रहती है। एक दिन में चापर के उड़ाने भरने की संख्या हैरान करने वाली है। केदारनाथ में हेली यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अब मौसम वाले दिन 250 तक उड़ानें संभव हो जाती हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम हो पाता है। उड़ान की संख्या का गणित मौसम और सूर्यास्त सूर्योदय पर निर्भर करता है। बाबा केदार के धाम के लिए 2004 में महज एक कंपनी ने हेली ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इस साल यह संख्या 9 कंपनियों तक पहुंच गई है। नागरिक उड्डयन विभाग के अनुसार DGCA के मानकों के मुताबिक सूर्योदय के आधा घंटे बाद हेली ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं, जो सूर्यास्त से आधा घंटे पहले थम जाते हैं। इस तरह जून के महीने में अक्टूबर के माह के मुकाबले उड़ान का अधिक समय मिलता है। इन दिनों धाम में 6:45 बजे तक ही ऑपरेशन शुरू हो पाता है। DCA की ओर से तय स्लॉट के अनुसार एक ऑपरेटर एक दिन में अधिकतम 30 शटल सेवा संचालित करता है। 9 कंपनियों के लिहाज से साफ मौसम वाले एक पूरे दिन में अधिकतम 270 तक शटल हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड। तो ख़राब मौसम होने के कारण ये हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। ये हादसे का मंगलवार रहा है और एक ये भी अहम सवाल होता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ और मौसम ख़राब होने का अनुमान था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और उसके अलावा कोहरा, अगर कोहरा फॉग की समस्या है तो इसके लेकर पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई और इसको लेकर फ्लाइंग को किसने इजाज़त दिया, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वहीं पर तो हादसे को लेकर ये एक बड़ा सिस्टम पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर कोहरे के बीच उड़ान की दिशा निर्देश किसने दिया और इसको लेकर क्यों कुछ तैयारियां नहीं की गई, क्योंकि जब ऐसा पूर्वानुमान होता है, मौसम विभाग भी इसका अनुमान लगाता है, तो इसको लेकर क्यों पहले से परमिशन नहीं ली गई और अचानक से इतना बड़ा हादसा हो गया। शायद इस हादसे को अगर पूर्वानुमान के अनुसार चलते तो इस हादसे को रोका जा सकता था। तो अभी हमारे साथ देवभूमि के दंगल में राजेंद्र चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से हैं, सतबीर सिंह चौहान प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, दर्शन डोभाल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं, पीसी थपलियाल वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि के दंगल में। शुरुआत करेंगे पीसी थपलियाल साहब आपसे। ये जो हादसा हुआ है, हादसे का मंगलवार हुआ है, सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। जी, हम पहले से ही कहते आए हैं कि उत्तराखंड में जो हमारी व्यवस्था है ये बेपटरी हो चुकी है और यही कारण है कि हम हादसे पे हादसा फेस करते जा रहे हैं। और इससे पहले भी जिस तरह से हम सपोज अंकिता हत्याकांड भी एक हादसा ही है और उसी तरह में ये भी एक बहुत बड़ा हादसा है जो बहुत ही शर्मनाक हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जो पर्यटन का सबसे मुख्य केंद्र है केदार बाबा, उस पर्यटन पे इन लोगों ने धब्बा लगाया, उस पे आशंकाएं लोगों की प्रकट होंगी और निश्चित रूप से हमारी जो तीर्थ यात्रा बखूबी चल रही थी उस पे बहुत बड़ा नुकसान आएगा, क्योंकि एक चूक के कारण किस तरह से यहाँ पे लापरवाही बरती जा रही है। और सरकार तो मानो उनको तो कोई फुर्सत ही नहीं है इस ओर, क्योंकि उनका तो भगवान ही आ रहा है अभी 21 तारीख को और भगवान की तैयारी में आज भी लगे हुए हैं। वहाँ हादसा का
उनको ना तो कोई दुख है ना दर्द है, कुछ नहीं है। जो हुआ वो प्राइवेट कंपनी की सिर पे मार दो और ये कहो कि वो पायलट की गलती थी कि पायलट ने लो फ्लाइंग किया, हेलीकॉप्टर को 7 मीटर ऊपर ले गया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। इन सभी इफ और नॉट के बीच में उलझा हुआ जो हमारी सवाल हैं, इन सवालों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। और जो इसके रियल दोषी हैं, जिसकी जिम्मेदारी है कि आज जो ये 7 महत्वपूर्ण जाने यहाँ पे हमारे केदार बाबा के इस आंगन में जो गई हैं, वो उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता और उन अपराधियों को हमें कटघरे के अंदर खड़ा करना पड़ेगा जिनके कारण ये हादसा हुआ है। इस हादसे की जिम्मेदारी सबसे पहले सरकार को लेनी चाहिए और सरकार के करिंदों को लेनी चाहिए जिनके कारण ये हादसा हुआ है। बहुत ही गंभीर इशू है और इसको यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। और जिस तरह, क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की भी वहां विजिट है और उस विजिट के ठीक 1-2 दिन पहले इतनी बड़ी घटना होना और उसमें बिल्कुल पीसी थपलियाल साहब आपके पास आएंगे हमारे साथ देव राघवेंद्र बद्री पर्यावरणविद जुड़ चुके हैं। सर, आप बाखूबी बता सकते हैं कि इससे पहले भी एक एवलांच हुआ था जिसमें कुछ पर्वतारोही जो थे वहां पर एक हादसा हुआ था, लेकिन अगर इस हादसे की बात की जाए तो क्या इस हादसे से बचा जा सकता था? धन्यवाद सर। और सबसे पहले पैनल में बैठे सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। बहुत ही दुखद घटना ये हुई है मंगलवार को, बीते कल मंगलवार को, कि 7 लोग उसमें जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। और निश्चित तौर पे विगत कई 7-8 सालों से हम आवाज उठाते रहे हैं विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से कि जो ये जो 11 से और 12 हेली कंपनियां केदारनाथ में सेवाएं दे रही हैं और एनजीटी के मानकों के तहत ये सेवाएं दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, ये एक पूछने का सवाल है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो उनकी फ्लाइंग के लिए जो एनजीटी के नियम तय किए गए हैं, क्या है उसके बेस पे अपनी उड़ानें भर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये उठता है, अभी प्रकाश थपलियाल सर ने कहा कि अगर 7 मीटर वो हेली ऊपर हो जाता, यानी कि 7 मीटर वो और ऊपर से उसकी उड़ान होती तो वो उस पहाड़ी से नहीं टकराता, वो उन बादलों से जो फॉग था उससे ऊपर से निकल जाता। लेकिन सवाल ये है कि पहले से ही जो हेली उड़ रहे हैं उनकी उड़ानें ऊपर क्यों नहीं हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ में सेवाएं दे रही जो ये हेली कंपनीज हैं, इनके लिए एनजीटी ने एक मानक तय किया है कि आपकी जो उड़ानें होंगी वो 600 मीटर ऊपर आप अपनी उड़ानें भरेंगे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि केदारनाथ जो एरिया है, गौरीकुंड से और केदारनाथ तक, ये एक नैरो वैली स्टीपेज में आता है। नैरो वैली यानी कि संकरी वैली, अगर इसके बीच से गुजरेंगे तो फॉग का सामना करना ही पड़ेगा और फॉग का सामना करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी की संभावनाएं 0 हो जाएंगी। तो ये सब पता होने के बाद भी, और मौसम विज्ञान ने पहले से ही अलर्ट किया था, येलो अलर्ट हो रखा था कि आज अपनी फ्लाइंग जो है वो आप रद्द कर दें या नहीं उड़ेंगे। लेकिन ये देखा गया कि बर्फबारी होने के बावजूद भी, बारिश होने के बावजूद भी, फॉग लगने के बावजूद भी उड़ानें लगातार वहां पे चल रही थी। इसका जवाब कौन देगा? हम ये पूछना चाहते हैं कि इन सब मानकों को ताड़ करके आप उड़ानें भर रहे हैं। और केदारनाथ हिमालय का सवाल है, अपनी सेहत का ख्याल हम बहुत अच्छे से रख रहे हैं, हमें सुविधा चाहिए, हेली में जाना है, लेकिन हिमालय की सेहत का ख्याल कौन रखेगा? और दूसरी बात यह है कि अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो यात्रियों की सुरक्षा के का सवाल भी है और उनके साथ उनका खिलवाड़ भी है। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, अभी हम और विशेषज्ञों को सुनेंगे, उसके बाद हम जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शन डोभाल जी, आम आदमी पार्टी, आपकी प्रतिक्रिया। दर्शन डोभाल जी, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी देखिए, सबसे पहले तो जितने जो 7 लोग इस हादसे में मारे गए हैं, हेलीकॉप्टर हादसे में, उनके प्रति हमारी बहुत गहरी संवेदना है। और जैसा मैं अभी थोड़ा सा सर्च कर रहा था, केदार घाटी में अभी तक, आज की तारीख तक, जो ये हादसा अभी पिछला हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए हैं, ऐसे 6 हादसे कुल हो चुके हैं केदार घाटी के अंदर। और अभी तक लगभग 30 लोग काल के मुंह में समा चुके हैं इन हादसों में। इससे पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आपने सुना होगा, जब MI-17 जिसमें 20 सैनिक अधिकारी मारे गए थे,
वो एक बहुत बड़ा हादसा था और वहां से सबक लेने की जरूरत थी, और ऐसे कई हादसे और भी हुए हैं, और ये छठा, जैसे मैं कह रहा हूँ, छठा हादसा है। क्यों नहीं इसे सबक लिया जा रहा है? कहाँ गलती हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि ये जो है इससे कुछ ना कुछ लापरवाही किसी हो रही है? क्या मौसम विभाग सही जानकारी नहीं दे रहा है, या मौसम विभाग से जानकारी नहीं ली गई, उनसे इजाजत नहीं ली गई? सरकार क्या कर रही है इसमें? बार बार हादसों का जो कारण है क्यों नहीं तलाशा जा रहा है, जब आपको पता है कि केदार घाटी में उस जगह पर हमेशा जो मौसम रहता है वो वहां पर फॉग रहती है हमेशा। तो अभी तक क्या, कहां पर तालमेल की कमी है? इस बात का क्यों नहीं सरकार को इस बात का संज्ञान है कि कहां पर कमी रह रही है, कहां पर तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिस कारण ये इतने बड़े हादसे हो रहे हैं? बिल्कुल। राजेंद्र चौधरी जी, आएंगे आपके पास दर्शन डोभाल जी। राजेंद्र चौधरी जी, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं सबसे पहले जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनके परिवार के प्रति अपने शोक संवेदना प्रकट करता हूं। मेरा मानना कुछ और है। जब कहीं ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं तो वहां एक्सीडेंट भी होता है। एक्सीडेंट होना या एक्सीडेंट करना या हो जाना ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। लेकिन मैं एक प्रश्न इस घटना के बाद जरूर पैदा होता है, और होना भी चाहिए, कि जो हमारा डायरेक्टरेट है सिविल एविएशन का, वो कंप्लायंस क्यों नहीं करा रहा? ना एनजीटी की कंप्लायंस हो रही, ना फ्लाइंग प्रोसीजर की कंप्लायंस हो रही, ना ट्रैफिक कंट्रोल की कंप्लायंस हो रही। और मेरा मानना है, मैंने एक बार पहले भी कहा था इस विषय में, कि जब डीजीसीए फ्लाइंग की परमिशन दे रहा है तो वहां डीजीसीए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल टावर क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर रहा? अगर ट्रैफिक कंट्रोल टावर रहे तो उससे मूवमेंट जितना भी है हेली कंपनियों का, हेलीकॉप्टर्स का, चॉपर्स का, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अभी मेरे संज्ञान में आया है, मैं पुष्टि नहीं करता हूं उस बात की, मुझे पता लगा है कि ये जो दुर्घटनाग्रस्त जो ये हेलीकॉप्टर है, ये परमिसेबल रूट से उड़ान नहीं भर रहा था। जो रूट इन्हें अलॉट किया गया था उस रूट से भिन्न उड़ान भरी जा रही थी। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक इसकी एक आधिकारिक जांच रिपोर्ट ना आए, मैं इस खबर को सही नहीं मानता हूं। अपुष्ट खबर है, लेकिन ये दुखद है, और इससे उत्तराखंड के विकास को चोट पहुंचेगी, क्योंकि हमारा मुख्य आय का स्रोत पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, और केदार घाटी में इस घटना के होने के बाद निश्चित रूप से तीर्थ यात्रियों का मनोबल जो है वो टूटेगा, और यहाँ यात्रियों की संख्या में कमी आएगी। मैं मानता हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और लोगों की जान को बचाया जा सके। बिल्कुल। राजेंद्र चौधरी जी आपके पास आएंगे। सतवीर सिंह चौहान जी, राजेंद्र चौधरी जी ने जो कहा आपने सुना होगा, उसका जवाब। विनय जी प्रणाम, और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। विनय जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये उन सभी आत्माओं को के प्रति मेरी बाबा केदार से प्रार्थना है कि वो अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, और उन सभी परिवारजनों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं, और ये जो वज्रपात उन पर हुआ है वो सहने की शक्ति प्रदान करे बाबा केदार। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, प्राथमिक दृष्टता जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वो सरकार ने वो सभी स्टेप्स लिए हैं, कि वो अपने फ्लाइंग जोन में क्या था या क्या नहीं था, उसके लिए जिलाधिकारी को भी निर्देश दे दिए गए हैं, और वो अभी जांच का विषय है। जब जांच आती है उसके बाद इस पर कुछ कहना उचित होगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए ही हमने
कई ऐसे स्टेप उठाए हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड का बनाना हो या उस हेली सेवा को बढ़ाना हो, या जिस प्रकार से आने वाले समय में मां यमुनोत्री के लिए, बाबा केदारनाथ के लिए और हेमकुंड के लिए जो रोपवे है वो बनेंगे, तो उससे जो हेली सेवा पे जो प्रेशर पड़ता है या जो दबाव है वो कम हो सकेगा और यात्रियों को कम समय में यात्रा करने का और दर्शन करने का और जो उनकी आस्था है वो पूर्ण करने का उनको उचित समय मिल पाएगा। और सरकार इस तरफ चिंतित है और मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस प्रदेश के प्रति जो एक अनूठा लगाव है, उसके लिए वो निरंतर यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको मानवीय अनुकूल कैसे बनाया जाए, उसके लिए वो निरंतर कदम उठाते हैं। उसी का परिणाम है कि भाई आने जो इस प्रकार से आज आप देख रहे होंगे कि चारों धाम के अगर यात्रियों का अब आंकड़ा इकट्ठा करते हैं तो आप ये देख लो 40 लाख से अधिक तक का अभी आधिकारिक आंकड़ा है। तो ये प्रदर्शित करता है कि व्यवस्थाओं में बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया गया है, जिससे कि चार धाम में लोगों को दर्शन करने के लिए समय मिला। और इस बार की मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई कि इतने यात्री, इतने दर्शनार्थी और ऐतिहासिक यात्रा हुई है कि आज तक उत्तराखंड में इतने दर्शनार्थी नहीं पहुंचे कि कहीं भगदड़ मची हो, कोई भूखा सोया हो या किसी को किसी तरह की परेशानियां हुई हो। और जिस प्रकार के वहां से फीडबैक आया, सरकार को एक सीख मिली है कि आने वाले समय पे हमें कौन कौन से और स्टेप लेने चाहिए और यात्रियों के जो स्टेप जो सुझाव है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जो यहाँ उत्तराखंड में एक माना जाता है कि भाई ये अपने धामों के लिए तो प्रसिद्ध ही है और यहाँ के जो विश्व विख्यात पर्यटन स्थल है उसके लिए भी विश्व विख्यात है, उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने निरंतर आगे बढ़ते हुए कदम बढ़ाए हैं, जिससे कि यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा मूलतः जो हमारे चार धाम पड़ते हैं 3 डिस्ट्रिक्टों में पड़ते हैं, उन डिस्ट्रिक्टों में ये देखने को मिला है कि जो वहां पर जो रोजगार के जो सर्जन हुए, चाहे लोगों ने अपने छोटे ढाबे बनाए हो, चाहे होटल बनाए हो, तमाम तरह के जिन्होंने उस यात्रा से संबंधित जो अपने ये निर्माण कार्य किए हैं। ठीक है सतबीर जी, ठीक है, आपकी बात वहां तक तो ठीक है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस हादसे को बचाया नहीं जा सकता था? जो वहां पे जो हेलीपैड सेवा शुरू की गई है, जो लोग हैं वो मानकों के विपरीत जा रहे हैं, वो उस परिक्षेत्र से बाहर दूसरे रूट पे जा रहे थे, ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है। देखो, मैं आपको पहले विनय जी कह चुका हूं कि अभी जांच का विषय है और जब तक इसकी आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो हम उससे बोलने के लिए आधिकारिक नहीं है। जिस दिन उसकी रिपोर्ट आ जाती है उस सामने होगी, अगर वो तथ्य आधारित है, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ियां करी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो अपने मूलतः सही रूट पे है तो फिर उसके और सोचना पड़ेगा कि अगर वो उस दिशा में भी जा रहा है फिर भी इस प्रकार की अनहोनी क्यों हो रही है। मगर ये बहुत ही दुखद है और उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी शोक संवेदना है। एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से उन सभी के जो इस परिवार से जुड़े हुए लोग थे उनकी आत्माओं के, पुण्य आत्माओं के लिए बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं और उन सभी को जो उनके परिवार के सदस्य उनको ये वज्रपात जो उन पे हुआ है उनके ये शक्ति प्रदान करें कि वो कि इस दुख को सहन कर सके। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड में जो भी दर्शनार्थी आता है वो कम से कम एक बार हमारे चारों धामों का दर्शन करें और यहाँ की संस्कृति को संजो के ले जाए और उत्तराखंड की जो हमेशा जो परंपरा रही है अतिथि देव भव, उस परंपरा को अपने साथ ले जाए और उत्तराखंड से एक उसका अपना एक लगाव बन पाए। जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार उनका आध्यात्मिक जीवन यहाँ से शुरू होता है, तो आज प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो कनेक्शन उनसे आज तक नहीं छूटा है। जो उनका लगाव उस समय उत्तराखंड से बना था उससे कई गुना आज उनका बिल्कुल। सतबीर सिंह जी आपके पास आएंगे, सतबीर सिंह जी आपके पास आएंगे। देव राघवेंद्र जी, आपने सारे लोगों की बात सुनी, अब आपकी प्रतिक्रिया। सर, मैं सतवीर सर की कुछ बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे, हमारे धामों में आएंगे, हमारी आय जरूर बढ़ेगी। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। उन्होंने जो बात कही कि हेली सेवाओं से हमारा रेवेन्यू बढ़ता है और अधिक से अधिक जो है लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है और पलायन रुकता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हेलीकॉप्टर में जो पर्यटक आता है वो ऊपर से उड़ के सीधे केदारनाथ मंदिर में जाता है और वापस चला जाता है, और गौरीकुंड से, गुप्तकाशी से और केदारनाथ तक का जो 14 किलोमीटर का रूट है जहां पर छोटे छोटे ग्रामीणों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने अपनी दुकानें खोली हैं, क्या उनका रेवेन्यू भी इस हेली से जनरेट होता है? पहला सवाल तो ये है मेरा। दूसरा सवाल ये है कि हम सिर्फ पर्यटन की चिंता करते हैं और ये पर्यटन हो कहाँ रहा है?
हमें उसकी चिंता है? हम हिमालय की चिंता कर रहे हैं। आपने हिमालय की चिंता के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला कि जो ये पर्यटक जा रहा है, क्या ये तीर्थ पर्यटक है? क्या इसका प्रभाव वहां पे सकारात्मक है या नहीं? वहां के पर्यावरण पे इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ रहा है या नहीं? देखो, ये एक हादसा हुआ, इसकी संवेदना हम पूर्ण रूप से जताते हैं। लेकिन दूसरा मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आप ही की सरकार की वो बॉडी है एनजीटी। एनजीटी ने जब इनके लिए मानक तय किए हैं, तो क्यों कोई अधिकारी इनके खिलाफ नहीं बोलता है कि आपकी जो शटल है, एक शटल जब पूरा होता है तो 20 से 15 मिनट का टाइम होता है दूसरा हेली का आने का, लेकिन यहाँ तो एक हेली उतारता नहीं, दूसरा हेली आ जाता है। हमने अपनी आंखों के सामने से देखा है। दूसरी बात यह है कि केदारनाथ सिर्फ मानवों के लिए नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी क्षेत्र की सबसे बड़ी केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है, केदारनाथ वन्य सेंचुरी है। और हमारे इस प्रदेश का जो राष्ट्रीय, जो स्टेट एनिमल है, कस्तूरी मृग, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है। और WII देहरादून की रिपोर्ट है, अभी 2-3 साल पहले उन्होंने सर्वे किया कि जो ये हेली है, ये 500 मीटर पे नहीं बल्कि 120 और 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। और इनका पूरा असर यहाँ के जानवरों पे पड़ रहा है और यहाँ के जो लोग, यहाँ जो गांव है, इन पे पड़ रहा है। क्या इस पर बोलने के लिए किसी के पास कोई सवाल नहीं है? और दूसरा सवाल ये है कि जो साधु संत हिमालय में साधना कर रहे हैं, जो साधु संत हिमालय में साधना कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट भी है कि हमारी साधना में इन हेली की अनियंत्रित उड़ानों से इसका प्रभाव उन पे पड़ रहा है। तो इस पर कौन बोलेगा? तीसरा सवाल मेरा उनसे ये है कि ये जो हेली कंपनियां हैं, 12 कंपनियां वहां पे उड़ाने भर रही हैं, अनियंत्रित उड़ाने भर रही हैं। कई बार न्यूज चैनलों ने, कई बार वैज्ञानिकों ने ये चिंता जताई कि इसका प्रभाव केदारनाथ सेंचुरी के साथ साथ यहाँ के लोगों पे भी पड़ रहा है। तो हमें इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, हमें इसकी चिंता क्यों नहीं है? हम सिर्फ और सिर्फ पर्यटन की चिंता करते हैं, अपने रेवेन्यू की चिंता करते हैं। राघवेंद्र जी, बिल्कुल आपके इस सवाल का जवाब, रेवेन्यू बढ़ाएं। बिल्कुल आपके इस सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे, सतवीर सिंह चौहान जी से भी बात करेंगे। और जो ये हादसा हुआ है, इसको लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं हादसे का मंगलवार, सिस्टम पर सवाल। और इसी पर हमारे पैनल में राजेंद्र चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस, सतवीर सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, दर्शन डोभाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, पीसी थपलियाल, वरिष्ठ नेता यूकेडी, और देव राघवेंद्र बद्री, पर्यावरणविद हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ पैनल में। और सवाल राजेंद्र जी का था इन जो है सतवीर सिंह चौहान जी, यहाँ पर जो सवाल है वो राघवेंद्र जी का था। और ये सवाल ये था कि क्या वहाँ पर स्थानीय लोग जो ग्रामीण हैं, क्या उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है? और जो वहाँ पर प्राइवेट हेली सेवा शुरू की गई है, उनको 500 मीटर उड़ाने का, ऊपर उड़ाने का जो मानक तय किया गया, उस मानक का उल्लंघन भी हो रहा है। विनय जी, मैं बताना चाहूंगा कि 40 लाख के अधिक जो दर्शनार्थी हैं वो चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। और उसमें से जो आंकड़ा है 1 लाख के लगभग, मुझे जो अभी तक का जो मुझे मेरे संज्ञान में है कि वो हेली सेवा से की है। तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई जो अब उसमें से अगर उनको 1 लाख को अगर उसको घटा भी दे तो 39 लाख के लगभग वैसे बचते हैं कि जिन्होंने बाई रूट उन्होंने
किया होगा, तो उसमें बड़े ढाबे भी, छोटे ढाबे से छोटी दुकान वाले सभी है, और यात्री सभी जगह जाता है, लगभग हर तरह का यात्री आता है, वो अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से उस स्थान को चुनता है। तो मुझे लगता है कि सभी को लाभ हुआ होगा, और उनका लाभ होना कि उत्तराखंड का लाभ होना। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हेली सेवा के विषय में हमारे भाई साहब कह रहे थे, मैं थोड़ा उसको पहले वक्तव्य में रखा था मैंने कि भाई उसका कम से कम दबाव हो, उसका कम से कम हिमालय पे जो उनकी चिंता है, और हमारा हमेशा चिंतन बना रहता है, उसी की दृष्टि से हमने ऑल वेदर का निर्माण किया, और उसी की दृष्टि से कि अभी अभी रोपवे का जो निर्माण होना है, जैसे मैंने बताया हेमकुंड का, चाहे बाबा केदारनाथ धाम का, और फिर आपका यमुनोत्री का, तो ये उसी को देखते हुए ये सब चीजें भी हो रही है। और मैं मानता हूं कि जब ये रोपवे बनेंगे तो लोगों को जो समय लगता है वो कम से कम से लगेगा, और लोगों का आकर्षण भी उसके प्रति रहेगा। तो इनकी चिंता मैं मानता हूं कि वास्तव में होनी चाहिए। जिनको हिमालय से प्रेम है वो वास्तव में इस चीज की चिंता करेगा, और करनी चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हरेला का जो पर्व है, तो अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ही मनाया गया, तो हमारी सरकार ने लाख से अधिक हमने पौधों को लगाने का काम किया, जो आने वाले समय में वातावरण को और सुरक्षित करने का काम करेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि प्रकृति के प्रति सबकी चिंता होनी चाहिए। उसी की दृष्टि में आपने देखा होगा कि जो नामीबिया से अभी जो मध्य प्रदेश में चीता लाए गए, वो भी प्रकृति की दृष्टि से लाए गए, और उसकी प्रकार से संतुलन प्रकृति में बना रहे। दूसरा साधु संतों का विषय है, उनके प्रति हमारा हमेशा उनके प्रति हमारा सम्मान हमेशा बना रहे, चाहे वो राम मंदिर का बनना हो, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना हो। अभी 2-4 दिन पहले जिस प्रकार से सवाल ये है कि जो एनजीटी के मानक हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है, और जो उड़ान की जितनी परमिशन दी जा रही है कि आपको 500 मीटर उड़ना है, और जो पैड सेवा शुरू की गई, वो लोग उसका नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अगर इस तरह का कोई भी विषय है, सरकार की मॉनिटरिंग है। अगर कोई इस विषय में, कई बार ऐसी कंपनियां, मुझे ऐसा लगता है जो मेरे संज्ञान में, कई बार कई कंपनियों को फिर दोबारा आने भी नहीं दिया गया है, मगर मुझे लगता है कि अभी यात्रा चल रही, यात्रा के बाद सरकार सभी पहलुओं पे जांच करती है। सतबीर जी, जो हेलीपैड जो सेवा शुरू की गई है, वो वहीं से तो प्रशासन से ही तो परमिशन ली गई है ना, तो उसको संज्ञान कब लिया जाएगा? हादसा होने के बाद लिया जाएगा, हादसे से पहले लिया जाएगा कि कौन नियम का उल्लंघन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? देखो, मैं फिर कहना चाहूंगा, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होती है, कभी कभी ऐसी स्थिति ऐसी होती है, और आपको पता है कि टेक्निकल फॉल्ट भी कभी भी आ सकता है। ये मैकेनिकल चीजें हैं, मैकेनिकल चीजों का सभी जानते हैं, और जहाज कई तकनीकियों से बना होता है, मैकेनिकल भी होता है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट भी होते हैं, उसमें हर्ट और एरोडायनेमिक्स का भी उसमें सारी चीजें होती है। तो ये टेक्निकल चीजों का विषय अलग हो जाता है, और वेदर कंडीशन अलग हो जाती है कभी भी। मगर मैं चाहता हूं कभी ये दुर्घटना न हो, मगर फिर भी एक चांस बना रहता है, तो उसमें कभी कभार इस तरह की घटनाएं हो जाती है। अगर और इतनी और मैं ये पूरा आश्वस्त हूं जिस प्रकार की उन्होंने सेवाएं दी है, एक अच्छी सेवाएं दी है, और जो ये घटना हुई है उसकी जांच चल रही है, उस विषय में भी बोलने के लिए आधिकारिक नहीं है। मगर हिमालय के प्रति चिंतन सभी का होना चाहिए, जिस प्रकार हमारे इसमें एक पैनल में बैठे हुए हैं, और ये हमारा दायित्व भी बनता है, जिस प्रकार से हिमालय हमारी रक्षा करता है, उसकी रक्षा के प्रति और उसके कर्तव्य के प्रति हम कितने जागरूक हैं, ये हमें अवश्य ज्ञात होना चाहिए। बिल्कुल। पीसी थपलियाल साहब जी, हिमालय की चिंताएं तो हमें रहती हैं, लेकिन जब चीन हमारे सामने हिमालय को रोंद रहा हो, और देश का प्रधानमंत्री केदारनाथ को केदारपुरी बनाने में तुला हो, और मुख्यमंत्री आज भी वहां के कंस्ट्रक्शन माने ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसको द्रोणों से देखते हैं प्रधानमंत्री, वो कंस्ट्रक्शन इस उच्च हिमालय केदारनाथ में चल रहा है, और जिसकी जो आपदाएं हैं हम झेल रहे हैं, जनता झेल रही है। जो आज हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर उड़ान एक बहुत बड़ा टेक्निकल वो नहीं है कि साहब इसके लिए एटीसी रडार चाहिए। ये तो सिंपल एक कहीं भी उत्तराखंड के किसी देश के किसी छत पे भी उतारा जा सकता है हेलीकॉप्टर। एक ऐसा हमारे पास यह वो है सुविधा कि जिसको कि बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। और जिस तरह से मौसम ने वहां पे एकदम से जो बदलाव आता है केदारनाथ में मौसम का, और उस धुंध में और उस बादलों में में जिस तरह से हमारा ये हेलीकॉप्टर भटका है,
ये सबको पता है कि ये नहीं देख पाया पायलट कि मैं कहाँ हूं। इतना गुप्त अंधेरा था, जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल गुप्त अंधेरा छा गया और उनके बीच में, बादलों के बीच में ये खो गया। ये ठीक है थपलियाल साहब आपके पास आएंगे। राघवेंद्र जी, क्या लगता है ये हादसे की क्या वजह हो सकती है, क्या अनुमान लग सकता है? क्या कोहरा की वजह से ये सारी चीजें हुई, या हो सकता है पायलट जो है वो अपना रूट भूल गया हो? देखिए, इसकी जो सबसे बेसिक वजह है वो तो वेदर कंडीशन है, कि क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो गौरीकुंड से और केदारनाथ तक, और खास तौर पे लिंचौली से जो फॉग एकदम से उठता है और अचानक से छा जाता है, ये एक नेचुरल कंडीशंस है। लेकिन विशेषज्ञों की माने, मौसम विभाग के जैसे आंकड़े आ रहे हैं, जैसे वहां पे जो एसडीआरएफ की टीम है वो ये कह रहे हैं कि उस दिन येलो अलर्ट था, ऑरेंज अलर्ट था, येलो अलर्ट था, जिसके कारण उनको साफ साफ कहा गया था कि अभी फॉग के आने की संभावनाएं हैं, तो अभी आप अपनी उड़ानों को मौसम को मद्देनजर रखते हुए अपनी शटल को पूरा करेंगे। अभी एक चीज और आई थी यहाँ पे, ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा कि जब एक हेली लैंड करता है उसके बाद 20 से 15 मिनट का टाइम होता है। अब हो क्या रहा है, दूसरी बात ये हुई कि अभी ये भी कहा गया कि 7 मीटर अगर ऊपर होता तो वो बच जाता, क्योंकि उसको सामने की पहाड़ी दिख जाती। तो हेलीकॉप्टर बिल्कुल बिलो द पीक के बिलो था, और फॉग के कारण वो देख नहीं पाए और वो पीक से टकरा गया। तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन में भी गलती है कि भाई मुझे किस हाइट पे हेली को उड़ाना चाहिए था और मैं किस हाइट पे उड़ रहा था। ये जांच का विषय है और सामने सारे तथ्य इसमें जरूर आ जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि पहले से ही तय है, मैं अभी ये जो आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर था, बहुत सालों से, यानी कि सबसे मतलब पहली कंपनी यही होगी कि जो इतने सालों से केदारनाथ में सेवाएं दे रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, आपने मिसकम्युनिकेशन वेदर में हो गया, उनके कंट्रोल में हो गया, सर ने अभी कहा। दूसरा सवाल ये है कि ये भी पूछना चाहिए कि जितनी कंपनियां उड़ रही हैं, क्या इनके इंजन सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर हैं या डबल इंजन के हेलीकॉप्टर हैं? और अभी तक जो मैंने देखा है, इनमें से कोई भी डबल इंजन का हेलीकॉप्टर मुझे नहीं लगता है कि जो डबल इंजन का है, सारे सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जो यहाँ पे उड़ाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तय बात है, इस घटना का असर पूरे देश पे पड़ेगा, श्रद्धालुओं पे पड़ेगा जो हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, मिसकम्युनिकेशन की जो बात आपने कही है, अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ है अगर मौसम विभाग से या फिर उड़ान को लेकर, तो इसको रद्द ही कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम चौराहे पे घूमने जा रहे हैं, हम ऊपर उड़ान भरने जा रहे हैं, पहाड़ एरिया है, अगर ऐसे में दुर्घटना हो जाएगा, इतनी बड़ी दुर्घटना, संवेदनशील दुर्घटना हो गई है, तो इसको लेकर अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ तो इस सिचुएशन में तो उड़ान को रद्द ही कर देना चाहिए। आगे से भी इसको लेकर इसे सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो होता है। और 2 बजे के बाद तो केदारनाथ में हेली अलाउड भी नहीं है। आप प्रशासन से पूछिए, या जो भी वहाँ के एनजीटी के मानक हैं, या जो केदारनाथ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से 2 बजे बाद वहाँ पे हेली अलाउड बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे 5 से और 6 बजे भी हेली उड़ते हुए दिखेंगे। अभी देखिए, हम सब लोगों, देखिए पक्ष और विपक्ष 2 चीजें हमारे देश में चल रही हैं। मैं ये कहता हूं कि पक्ष और विपक्ष एक पक्ष हो जाए, प्रकृति के लिए एक पक्ष होकर हमें बात करनी पड़ेगी। हमें पक्ष और विपक्ष में एक अलग पहलू है, लेकिन प्रकृति संरक्षण के लिए हमें एक पक्ष होकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल हिमालय का है, सवाल नई पीढ़ी का है। क्योंकि आप बताइए कि 12 कंपनी के हेलीकॉप्टर, क्या हिमालय में इतना शोर शराबा वाजिब है? क्या हिमालय के ग्लेशियरों के लिए इतना हेलीकॉप्टर का चलना वाजिब है? और दूसरी बात, साफ साफ आप नेट पे देखिए, एनजीटी की रिपोर्ट है, बड़े बड़े जो लेखक हैं, बड़े बड़े जो रिपोर्ट करता है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट डाली हुई है कि जो केदारनाथ में हेली कंपनियां ये मनमानी कर रही हैं, प्रशासन की नहीं सुनते हैं, सरकार की नहीं सुनते हैं। आखिरकार ये सुनते किसकी हैं? ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपके लिए जो नियम दिए गए हैं उसके विपरीत अगर आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी आएगी, कहीं ना कहीं वो हादसे का कारण जरूर बनेगा। बिल्कुल। जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूं विनय कि जिन शर्तों के साथ विमानन कंपनियों को अनुमति दी गई, उनके अनुपालन में अभी तक विभाग ने क्या किया? जैसे थपलियाल जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि ये जो है इन्होंने बिजनेस बना दिया, लाइसेंस दो और सरकार अपने घर बैठ गई। इस तरह से तो अगर इनकी कंप्लायंस नहीं हुई तो भविष्य में दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। जो हमारा राज्य सरकार का सिविल एविएशन विभाग है,
जो हमारा राज्य सरकार का प्रदूषण विभाग है और जो अन्य इसमें अथॉरिटीज हैं, उन पे सवाल खड़ा हो रहा है इस दुर्घटना के बाद। और मैं आज अखबार पढ़ रहा था, उसकी एक खबर है, किसी प्रत्यक्षदर्शी का बयान है कि जो ये हेलीकॉप्टर था ये बहुत नीचे उड़ान हो रहा था। मेरा सत्यवीर भाई आपसे, क्योंकि आप सरकार का अंग है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रदेश की आस्था को, इस प्रदेश के प्राकृतिक आपदा को और इस देश के लोगों को बचाने के लिए आप सरकार से अनुग्रह करें कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और एक अच्छा संदेश जाए। ये देहरादून के सचिवालय में बैठ के इन्हें परमिशन देना और फिर इन्हें बेलगाम छोड़ देना, ये अच्छी परंपरा नहीं है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। बिल्कुल। सतबीर सिंह जी, बेलगाम कर दिया गया है। जो प्राइवेट कंपनियां हेलीपैड सेवा दे रही हैं उन पर निगरानी नहीं रखी जा रही, उनकी मनमानी हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के उस अंग को सरकार बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से संचालित कर रही है और उसी का परिणाम है कि अभी 1 लाख से आज तक इतनी संख्या मुझे लगता है कि इससे पहले नहीं हुई होगी जिस प्रकार से इस बार सेवाएं दी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो बात आई है कि भाई वो अभी हमारे जो वहां से जुड़े हैं आपके पैनल इस पैनल में है कि फोरकास्ट की जो कंडीशन वगैरह है, तो ये एक होता है कि ये सब होता है। मगर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, भी कुछ सालों पहले जब आराकोट इधर देहरादून जिले में ये पड़ता है, चक्राता विधानसभा पड़ता है, वहां पर आपदा आई थी। वो तो बहुत, मैं समझ लो कि पहाड़ के अंदर जो मैदान, मतलब तलहटी भावर बोल सकते हो उसको, उस जगह पे था। वहां पर भी इसी तरह के आपके हेली सेवा वाले थे, तो उनका भी वहां पर क्रैश हुआ। वहां पे तो क्रैश होने का कोई होने था, मगर वो अब क्या है उसका जांच का विषय है। जब तक उसकी जांच नहीं आ जाती है और उस जांच के बाद आधिकारिक रूप से कहा जा सकता है कि उस जांच में प्रमाणित होगा कि क्या उस हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कतें थी या वेदर की दिक्कत थी या जो भी है। मगर मैं कहना चाहूंगा कि 2013 के बाद जिस प्रकार से बाबा केदार धाम में जिस प्रकार से आपदा आई थी, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता था जो बाबा केदारनाथ में जिस प्रकार की पूरे भारतवंशियों की जो आस्था है, क्या वो पुनः स्थापित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये उत्तराखंड के ऊपर एक संयंत्र भर लगाया जाता था कि वो यात्री उसी प्रकार से आ पाएंगे। जो तो आप आज की डेट में देखें कि आप देखो कि वहां पर उसके मानकों के अनुसार काम तो हो रहा है। वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की जो भव्य प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया है। मैं सदैव ये कहना चाहूंगा कि हिमालय के अनुरूप ही सारे कार्य होना चाहिए, जिससे कि मानव प्रकृति के व्यवहार के अनुरूप वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उसी प्रकार से व्यवहार कर सके हिमालय, जिस प्रकार से हमको आवश्यकता है। और उसी के अनुसार आज आप देख रहे होंगे कि सारे कार्य हो रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज इस प्रकार से दर्शनार्थी आ रहे हैं और उत्तराखंड में लगातार वो आयाम को आगे बढ़ाता हुआ ले जा रहा है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, सरकार का निरंतर ध्यान है कि किस प्रकार से या जो यहाँ बाहर से जितने भी यात्री आए उनको सुगमता से अधिक सुगमता मिल जो सके। हेलीपैड सेवा दी गई है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, सतबीर सिंह जी, पीसी तपलियाल जी के बात का उत्तर देना चाहूंगा। जो उस हेलीकॉप्टर में थे उनके बारे में मैंने व्यक्तिगत पढ़ा। वो पहले आर्मी में थे और एविएशन विंग में थे वो, और उन्होंने 5000 घंटे से अधिक एविएशन में काम किया है, फ्लाइट उड़ाने का। तो उन पे संयंत्र करना दुर्भाग्य की बात होगी। जिस प्रकार का उनका सेवाओं का जो पूरा एक प्रोफाइल देखेंगे तो एक बहुत ही रिच प्रोफाइल उनका है। तो उनपे इस प्रकार का अभी तक, जब तक उनका कार्यकाल एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, तो उनपे इस प्रकार का आक्षेप लगाना एक दुर्भाग्यपूर्ण मानना चाहूंगा। मगर हाँ, हमारा ये चिंतन होना चाहिए कि मानकों के अनुसार ही सारे कार्य होने चाहिए और उसी अनुसार सारे, अभी मुझे लगता है कि सारे कार्य हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र जी, सतबीर सिंह चौहान जी का कहना है कि सब कुछ मानकों के हिसाब से चल रहा है। नहीं, अब सतबीर सिंह के व्यक्तिगत बयान को मैं गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि ये एक राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस दुर्घटना को डिफेंड करने में इनकी ज्यादा शक्ति देगी। बिल्कुल। मेरी संवेदना, मेरी चिंता भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो उसके प्रति है, और घटनाओं को रोकने के लिए हमें कंप्लायंस करना होगा, करवाना होगा।
सी रविशंकर जो इस समय महानिदेशक हैं सिविल एविएशन के, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं, मेरे जिलाधिकारी में बहुत अच्छे अधिकारी हैं। अगर आप उन्हें फ्री हैंड देंगे, मैं 100% आश्वस्त हूं कि वो कंप्लायंस करेंगे। लेकिन इस सरकार में अधिकारियों को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, और अगर ये जांच जो है इसकी प्रभावित की गई, राजनीतिक रूप से जांच में छेड़छाड़ की गई, तो विनय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, अच्छा संकेत नहीं होगा। अभी हमारे बीच में देव राघवेंद्र कह रहे थे बिल्कुल कि 15 मिनट का गैप एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट के बीच में होना चाहिए, वो नहीं है। निरंतर फ्लाइट्स हो रही हैं, इससे वहां का पॉल्यूशन भी डिस्टर्ब हो रहा है, वहां नॉइज पॉल्यूशन बढ़ रहा होगा, निश्चित रूप से बढ़ रहा होगा, वहां इसका गलत असर जानवरों पे पड़ रहा होगा। मैं तो ये हैरान हूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो EIA क्लियरेंस इन्हें दिया है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस जो इन्हें मिला है, उसमें किन किन बिंदुओं पे उन्होंने कहा है और उनकी कंप्लायंस हुई है या नहीं। मैं इसे एक राजनीतिक डिबेट ना बना के, बिल्कुल इस पे सियासत करने की जरूरत भी नहीं है। काफी संवेदनशील चिंतन मामला है, कर- 7 लोगों के गुजर जाने से एक बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल राजेंद्र जी, देव राघवेंद्र जी, जैसा कि सतवीर सिंह चौहान जी ने कहा कि मानकों के साथ सारे काम हो रहे हैं। सर देखिए, सही बात तो ये है कि अगर मानकों के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं, तो 2013 और 14 में जो वन्य जीव प्रभाग ने एक सर्वे किया था फाटा से, और जहां जहां पे हेलीपैड है यानी कि सोनप्रयाग तक, उन्होंने इनकी अधिकतम ऊंचाई, निम्नतम ऊंचाई, अधिकतम ध्वनि का डेसिबल और निम्नतम ध्वनि का डेसिबल, इस पे उन्होंने अपनी सर्वे की, और दोनों में सारी कंपनियां फेल्योर पाई गई। क्योंकि एनजीटी का जो मानक है, मैंने पहले भी कहा है, वो 500 मीटर का है कि आप 500 मीटर पर उड़ाने भरोगे तो भरोगे, क्योंकि जब हेली सेवाएं 500 मीटर पर उड़ेंगी तो जो ध्वनि का डेसिबल होगा वो 50 डेसिबल होगा, क्योंकि वो बेरेबल होता है। जो वहां का वाइल्ड लाइफ है, वहां का जो मैंने कहा कि केदारनाथ वन्य अभयारण्य जो है वो विश्व का सबसे इंपॉर्टेंट अभयारण्य है, जिसमें कि बहुत ही एंडेंजर स्पीसीज पाई जाती हैं, जो कि हिमालय के इकोसिस्टम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक पहलू से नहीं जा सकते हैं ना, कि हम देखिए, हमने कहा कि धार्मिक और श्रद्धा के पहलू से हम हिमालय में जाते हैं, यह हमारा धर्म कहता है, लेकिन हमारा धर्म ये भी कहता है कि प्रकृति रक्षेति रक्षिता। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी, यानी कि हम उसको धंधा ही बना देते हैं। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि ये जो प्रकृति है, ये पृथ्वी है, ये सबकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए है, या ऐसा नहीं कि सबके लालच को पूर्ण करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी हुई है। तो मैं उनसे, सतवीर जी से ये कहना चाहता हूं कि 2013 और 14 में जो वन्य जीव अभयारण्य प्रभाग है, उसने जो उनका साउंड डेसिबल था, न्यूनतम जो था वो 120 था, और अधिकतम जो था वो जो था 192 था। अब आप देख लीजिए कि 50 डेसिबल में कहां 50 डेसिबल था और कहां 120 और 192 हो गया। और जो अधिकतम ऊंचाई थी वो 200 और 250 मीटर के बीच थी, और जो निम्नतम ऊंचाई थी वो 192 मीटर के बीच थी। तो कितना वहां पे उस साउंड का प्रदूषण, उस साउंड की ध्वनि का जो असर है वहां के लोगों पे पड़ रहा है। और अभी अभी तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि गांव के बूढ़े लोग बहरे हो गए भाई, वहां के जो गायें हैं, भैंसे हैं, वो कोई दूध नहीं दे रही है, कोई कुछ कर रहा है। और WII की एक सर्वे है, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आप पढ़ते तो जरूर होंगे, आप WII भी इस भारत देश का संस्थान है, उनसे पूछिए कि उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जो केदारनाथ सेंचुरी में जो वन्य जीव पाए जाते हैं, उनके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आ गया है। एक नेचुरल हैबिटेट एक शब्द आता है पर्यावरण में, क्योंकि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, पर्यावरण की पढ़ाई की है। तो नेचुरल हैबिटेट होता है कि किसी भी वन्य जीव का प्राकृतिक वासस्थान, वो उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि वो डर गए। क्योंकि क्या हिमालय में इतना गड़गड़ाहट ये वाजिब है? मैं तो पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूँ कि इतने सटल जो है उस हिमालय में हो रहे हैं, क्या ये वाजिब है? पहले तो इसका जवाब दीजिए ना। सबसे बड़ी बात तो, सवाल तो ये है क्या कि हिमालय में, आप सियाचिन ग्लेशियर में भी इतने हेलीकॉप्टर्स नहीं चलते हैं। यहाँ पे हमारे थपलाल सर हैं, प्रकाश थपलाल सर हैं, वो जानते हैं, मिलिट्री से हैं। क्या हिमालय में एक साथ में इतने हेलीकॉप्टर चलाना वाजिब है या नहीं है? हाँ, मैं आदरणीय मोदी जी के फैसले का स्वागत करता हूँ कि आपने हिमालय के लिए कम से कम एक अच्छी चीज सोची कि इन हेलीकॉप्टरों के बजाय वहां पे रोप वे चलाया जाए। तो रोप वे का मैं बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी इन हेलीकॉप्टर के पक्ष में नहीं हूं। बिल्कुल। दर्शन डोभाल जी।
देखिए जी, मैं आपने मुझे समय आज बहुत कम दिया है, क्योंकि मैं एक तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ वहाँ का, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं अपने हाथ से हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए। जो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो बीच में टाइम डिस्टेंस जो होता है उसका पूरी तरह से उल्लंघन होता है। ये मैंने अपने हाथ से वीडियो बनाए केदारनाथ के अंदर, जहां पर एक हेलीकॉप्टर, दो हेलीकॉप्टर मेरे एक वीडियो के अंदर आ रहे हैं। दो हेलीकॉप्टर साथ में एक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, एक बैठता है, दूसरा 1.5-2 मिनट बाद में दूसरा लैंड करता है। मैं आपको कह रहा हूं कि जो 30 हादसे हुए हैं केदार घाटी में, इसमें कोई भी हादसा आज तक तकनीकी कारण से नहीं हुआ है। जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि कई हादसे हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ रेयर ऐसे तकनीकी कारणों से ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन केदार घाटी में आज तक जितने भी हादसे हुए हैं वो बिल्कुल भी तकनीकी कारणों से नहीं हुए, मौसम के खराबी के कारण हुए। आप उसमें आप पढ़ लीजिए, उसका आप देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात है कि जब इनके पास तालमेल नहीं है, आज तक 6 हादसों में कितनी जांच हुई है? जो जांच की बात करें, आज तक कोई जांच हुई? उसका क्या पनिशमेंट इनको मिला है? आप बता दीजिए, एक मामला बता दीजिए। क्या उम्मीद करेंगे कि इस हादसे की भी कोई जांच होगी या उन पे बैन लगेगा? इनका मैं बता रहा हूं कि ये जो आपाधापी चल रही है, अभी हेलीकॉप्टर का सिस्टम यह है, जैसे कि हम ट्रेन से उतरते हैं या एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहां पर टैक्सियों की लाइन लगी होती है, टैक्सियों की जो लाइन लगती है या ऑटो की लाइन लगी होती है, वो सिस्टम इन्होंने बना दिया। सारे मानकों को ताक पर रख करके जो इन्होंने ये सिस्टम बना दिया है उत्तराखंड के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, कोई नियम कानून नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि सरकार का संरक्षण है, सरकार की सेटिंग है। इन जितनी जो कंपनियां हैं, हेली कंपनियां जो आई है यहाँ पर, इनके साथ सेटिंग है, इनको मोटा कमीशन मिल जाता है। मैं आपको इस बात को दौड़ साथ दे रहा हूँ, लेकिन इनकी जांच नहीं होगी। जांच होगी जब कोई अच्छी सरकार यहाँ पर आएगी, पारदर्शी सरकार आएगी और ईमानदार सरकार आएगी, तब इनकी ये भी जांच होगी कि सरकार के मंत्रियों की इन हेली कंपनियों के साथ में जो है कितनी सांठगांठ है और इन्होंने क्यों इस तरह से सब मानकों को ताक पर रख करके इनको परमिशन दी है। ये मैं आपको दौड़ साथ दे रहा हूँ, इसमें जो है सब चीजें निकल के आएंगी। बिल्कुल, सतबीर सिंह चौहान जी हेलीपैड कंपनियों से साठगांठ की बात कर रहे हैं। दर्शन डोभाल जी, दर्शन डोभाल जी को इतना ही कहूंगा कि भी नीली वैगनार से चार्टर्ड विमान तक पहुंचना वो केवल आम आदमी पार्टी से सीख सकते हैं। और मैं उत्तराखंड पे अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, आपके स्पीच में नहीं बोला मैं। 70 में 67 पहुंचना भी, अरे रुक जाइए। अभी अगर आप दिल्ली में फोकस करोगे ना, 7 में से 7 हमें उसका अहम नहीं है, उसका अहम नहीं है हमें, अरे उसका अहम नहीं है। 7 में से 7 हमारे पास है। क्यों इतनी दुर्घटना हो रही है? क्यों मैं आपके बीच में नहीं बोला ना भाई साहब, अपने समय पे बोलिए, अपने समय पे बोलिए, अपने समय पे बोलिए, आप अपने समय पे बोलिए। मुझे तो बहुत कुछ कहना था, मैं तो और चीजें कहता, लेकिन समय नहीं दिया मुझे। वो मेरे से मत पूछिए, वो मेरे से मत पूछिए ना, आप एंकर से पूछिए, वो एंकर से पूछिए। दर्शन डोभाल जी, दर्शन डोभाल जी, अभी समय है आपके पास, आप अपनी बात रख सकते हैं। दर्शन डोभाल जी, आपके पास समय है। अब दूसरा मैं कहना चाहूंगा, मैं अभी एक 70 की 70 विधानसभा 67 कह रहे, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा एमसीडी में भी हमें, और साथ की लोकसभा हमारी है। मैं उन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता और ना मैं वो उस विषय में जाना चाहता जो अभी सीबीआई की रेडें पड़ रही है, वो मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। अरे आप फिर बीच में बोलने लगे, तो मत पढ़िए ना उस विषय में, उस विषय में मत पढ़िए ना, फिर आप बीच में पड़ गए। विषय पे आइए, यहाँ पे भ्रष्टाचार पर आइए, यहाँ पर डकैती, बलात्कार, हत्या, उस पर बात करिए। उत्तराखंड की क्या दशा हो गई है अभी? विपिन जी, अगर मैं बोलना चाहूंगा कि बीजेपी के नेताओं के साथ में ये घर पर डकैती हो रही है, ये तमाशा, यहाँ पर तमाशा नहीं होता, यहाँ पे बात सुनी जाती है, तमाशा नहीं होता। यहाँ जो दिल्ली और पंजाब में तमाशा चल रहा है ना, जो बीजेपी के मूसे वाला को मार के उसके बाद भाग गए। दर्शन डोभाल जी, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, वो आप पे पास आएंगे। जी सतबीर सिंह बोलिए। अगर मैं इस प्रकार की डिबेट करना लग जाऊंगा हिमालय के बारे में, आप बोलिए, अपनी बात बोलिए, अपनी बात रखिए। करने लग जाऊंगा कि मूसेवाला का किस प्रकार से उन्होंने हत्याकांड में इनके पार्टी के सामने आया और किस प्रकार से पार्टी से किस प्रकार से जेल से भागते, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता कि किस प्रकार से भगवान मान तो जिस जर्मनी प्लेन से बाहर निकाला जाता है, उस विषय में नहीं जाना चाहता। सबसे ज्यादा क्रिमिनल कौन बैठे संसद में बताइए, जिनको पर क्रिमिनल जो है मुकदमे चल रहे हैं। केजरीवाल तो पूरी क्रिमिनल पार्टी है, केजरीवाल तो पूरी क्रिमिनल पार्टी है।
संसद में बैठे हुए सबसे ज्यादा क्रिमिनल दर्शन डोभाल जी, दर्शन डोभाल जी, आपके सवाल का जवाब मैं लेने आपके सवाल का जवाब लेने के लिए ही मैं सतबीर सिंह चौहान के पास गया हूँ। सतबीर सिंह चौहान जी, तो यहाँ मुद्दे की बात करिए, मैं कह रहा हूँ ना, मुद्दे की बात करिए। उत्तराखंड में जो विषय चल रहा है, जो हमारा सर, ये कांग्रेस, इसका आम आदमी पार्टी का चरित्र ही है। बिल्कुल दर्शन डोभाल जी, सतबीर सिंह चौहान जी, बिल्कुल देखिए दर्शन डोभाल जी, विनय जी, क्या नाटक बना रखा है इन्होंने, ना अपना सुनना, ना किसी को सुनने। नहीं, बिल्कुल हमारी जो जिस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई थी वो एक मुद्दा था कि ये जो हादसे का मंगलवार है, इसको लेकर सिस्टम पर एक सवाल था, जहां पर सतबीर सिंह चौहान जी ने कहा कि जो कंपनियां शुरू की गई हैं वो उसमें कोई लापरवाही नहीं हुई है, जांच होने के बाद, पुष्टि होने के बाद इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो जितने भी लोग हमारे पैनल में मौजूद थे उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो कंपनियां चलाई गई हैं पहाड़ में, इनको लेकर भी एक सवाल खड़ा होता है कि जो इनको मानक एनजीटी की तरफ से तय किया गया, क्या वो उन मानकों का उल्लंघन तो नहीं कर रही हैं? अगर ऐसा कर रही हैं तो इसकी जांच भी होनी चाहिए और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए एक बड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। फिलहाल देवभूमि के दंगल में भी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।